दोस्तों नमस्कार। हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी अब ये चर्चा कहीं बड़ी हो चली है कि अगले 48 घंटों में हरियाणा में जो कुछ होगा वो हरियाणा के चुनाव को पलट देगा। हरियाणा में 10 बरस से बीजेपी की सत्ता है। सत्ता के खिलाफ ऐसी हवा, ऐसी लहर है जिसमें कांग्रेस का जीतना तय है। न सिर्फ कांग्रेस का जीतना अपने बूते तय है बल्कि 45 सीटों पर जीत के साथ बहुमत मिलता है, लेकिन इस बार वो 60 से 70 सीट जीतने के ख्वाबों को संजोए हुए है। यानी सब कुछ कांग्रेस के अनुकूल। बीजेपी की प्रतिकूल स्थितियां ऐसी कि वहां पर 4 मंत्रियों के टिकट भी काटे गए, दर्जन भर से ज्यादा एमएलएस के टिकट कट गए। बड़ी तादाद में लोग बीजेपी छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले गए। बड़ी तादाद में बागी मैदान में है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये कौन सी परिस्थिति है जिसमें हरियाणा से लेकर दिल्ली तक एक ही शोर मचा है कि 25 तारीख को कुछ ऐसा होगा जिसके बाद हरियाणा चुनाव का फाइनल रिजल्ट उसी दिन आपके सामने होगा। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस की ताकत, कांग्रेस की पहचान, कांग्रेस का चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। परिवार की ताकत हरियाणा के भीतर कांग्रेस के जरिए राज करती है और कांग्रेस के इर्द गिर्द या जाट वोटों के इर्द गिर्द जो वोट कांग्रेस के जरिए सिमटता है उसमें बड़ी तादाद दलितों की है। दलितों की नेता के तौर पर हरियाणा की राजनीति में कोई पंख पसार तो नहीं चका और इस दौर में दलितों के नेता के तौर पर अपनी अपनी राजनीति को साधने वाले नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी या अपने इलाके में सीमित रहे। यही स्थिति कुमारी शैलजा की भी रही, जो कांग्रेस के भीतर आज से नहीं बरसों बरस से कांग्रेस की राजनीति करती आई और महज 28 बरस की उम्र में वह कांग्रेस की सांसद बन गई थी। तो जरा कल्पना कीजिए, 28 बरस के बाद आज 61 बरस कुमारी शैलजा के हो गए हैं। लेकिन इस दौर की राजनीति में कभी आपने सुना नहीं होगा कि कुमारी शैलजा हरियाणा की मुख्यमंत्री भी बन सकती है। लेकिन इस बार जिस हवा का झोंका कांग्रेस के पक्ष में है उसमें कह सकते हैं बीजेपी के खिलाफ हवा है, उसमें कह सकते हैं राहुल गांधी का जादू है, उसमें कह सकते हैं हुड्डा परिवार की अपनी ताकत है। लेकिन अब यह भी कहना होगा कि इस दौर में दलित वोट बैंक जो तकरीबन 21% है बड़ा मायने रखता है। और बहुत ही फुसफुसाहट के साथ जब कुमारी शैलजा ने जिक्र किया कि वह राज्य की मुख्यमंत्री बनना चाहती है, वह विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है, तो एक झटके में उनकी बात को दरकिनार कर दिया गया। यह निर्णय लिया गया कि कोई सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा। और इन सब के बीच टिकटों के वितरण से लेकर मौजूदा राजनीति को साधने के सारे हथियार हुड्डा परिवार के हाथों में थमा दिए गए। और इन सब के बीच शैलजा ने हिम्मत दिखाई कैसे, इसको लेकर भी कांग्रेस के भीतर से हुड्डा परिवार के करीबी कहें, कांग्रेस के भीतर जाट समुदाय के भीतर से आवाज कहें, या फिर राजनीतिक तौर पर ऐसी परिस्थितियों को कहें जिसमें यह लगने लगा कि कुमारी शैलजा ने इतनी हिम्मत दिखाई कैसे और बात शायद यहीं से बिगड़ गई और अगले 48 घंटों में क्या यही बड़ा खेल होने वाला है। क्योंकि कुमारी शैलजा की राजनीति अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी या अपने क्षेत्र तक है, या उनकी अपनी राजनीति हुड्डा परिवार के या हुड्डा की राजनीति के सामने हरियाणा में पनप सकती नहीं है। अब उन्हें क्या इसका एहसास हो गया है? क्योंकि जो तनातनी की स्थिति रही वो अभी तक प्रचार न कर पाने की थी और प्रचार न करने के बाद दलित वोट बैंक के छितराने की आई। दलित वोट बैंक के छितराने के बाद अलग अलग जगहों पर मचता हुआ शोर दिखाई दिया, जिसमें कांग्रेस को वोट देने या ना देने की परिस्थिति में आवाजें लगने लगी। लेकिन बात आज उससे आगे निकलती हुई तब दिखाई दी जब कुमारी शैलजा एक इंटरव्यू में कहती है कि मेरे पिता का शव भी कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गया था और मेरा शव भी यहां से जाएगा तो कांग्रेस के तिरंगे में ही लिपट कर जाएगा, यानी मेरी रगों में कांग्रेस बहती है। लेकिन कांग्रेस बहती है यह तो ठीक है, लेकिन राजनीति क्या कहती है? और राजनीतिक मिजाज कार्यकर्ताओं के जरिए बनता है और वो कार्यकर्ता जो शैलजा के इर्द गिर्द हैं वो क्या सोचते हैं
उनका अपना समाज क्या सोचता है, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हो गई। और बिना कार्यकर्ताओं के नेता का महत्व कुछ होता नहीं है। नेता तो भाषण के जरिए अपनी पहचान लगातार बनाता चलता है, लेकिन जमीन तैयार कार्यकर्ता करता है। और आज इसके संकेत कुमारी शैलजा के जरिए कार्यकर्ताओं के एहसास के साथ जब निकले, तो ये संकेत दिल्ली तक पहुंच गए कि दरअसल अगले 48 घंटों में वाकई कुछ बड़ा हो सकता है। क्या कहा कुमारी शैलजा ने ऐसा जिसके बाद लगा कि उनके कार्यकर्ता ही उनके साथ अब कांग्रेस का दामन छोड़ना चाहते हैं? वो क्या वाकई बीजेपी में जाना चाहते हैं, जिसको बीजेपी लगातार हवा दे रही है? या फिर अपनी राजनीति या अपनी राजनीतिक माहौल के भीतर अब शैलजा को घुटन महसूस हो रही है? आइए सिलसिलेवार तरीके से चीजों को परखें, समझें, सीट दर सीट, इलाके दर इलाके, नेता दर नेता, और इन सब के बीच कुमारी शैलजा। देखो, बात नाराजगी की नहीं है, कुछ बातें हैं, कुछ बातें थी और उन पर हम लीडर्स के साथ बातचीत चलती है। देखो, इतने सालों से 10 साल से ऊपर हो गए हैं, पार्टी में संगठन नहीं रहा है, वर्कर बेचारे लगे रहे हैं, काम कर रहे हैं। ज़मीन पर तो यही काम करते हैं ना, हमारे जैसे लोग तो जाके सिर्फ भाषण देते हैं, काम तो वर्कर करता है ज़मीन पर। तो उनकी भी कुछ उम्मीदें होती हैं और कहीं ना कहीं एक जगह उनको लगता है जगह नहीं है, वो दूसरी जगह जाते हैं, या जहाँ पर जो भी है, कोई किसी के साथ जुड़ा होता है, कोई किसी के साथ, ये हर पार्टी में होता है। तो उनको कुछ बातें उनको भी फील हुई हैं, पर सबका हम सब यही कहते हैं कि हम सब कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे। कमोवेश हरियाणा की हर सीट पर 10-12 हजार से 22-25 हजार तक दलित वोट मौजूद हैं। और ये वोट अगर खिसकते हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि कांग्रेस को इसके एवज में तकरीबन 40,000 वोट या 30,000 वोट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग से चाहिए। जाट वोट बैंक के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक भी कांग्रेस के साथ खड़ा है। इस दौर में सिख या सरदारों के वोट को लेकर भी कांग्रेस मानकर चल रही है कि वह उसके पक्ष में आएंगे, लेकिन इसके बाद एक बड़ा वैक्यूम आपको नजर आएगा। सवाल है कि शैलजा के कांग्रेस में रहने से और कांग्रेस में नहीं रहने से वो कौन सी स्थिति बनती है हरियाणा के भीतर। आज इसे परखने की इसलिए जरूरत है क्योंकि अब शैलजा का नाम तो बीजेपी के तमाम नेताओं के बीच भी घुमड़ने लगा है और माना गया कि खट्टर से लेकर किरण चौधरी लगातार हर क्षण शैलजा से बात कर रहे हैं। और वो बात कर रहे हैं और मिनट टू मिनट की जानकारी 3 बड़े नेता जो बीजेपी के दिल्ली में हैं उनको भी दे रहे हैं। उसमें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, उसमें बीजेपी की बिसात बिछाने वाले अमित शाह हैं, उसमें बड़े नेता के तौर पर जिनकी अपनी साख हाथ से नहीं उस दौर से रही है जब शैलजा राजनीति में आई थी, राष्ट्रीय राजनीति में आई थी, सांसद बनी थी, राजनाथ सिंह। संपर्क और संबंध लगातार मैसेजों के जरिए लगातार चल रहा है और शैलजा के बीजेपी में जाने का मतलब यह होगा अगर 48 घंटे के बाद यह स्थिति आ जाती है तो चुनाव खत्म हो जाएंगे। यानी एक तरफा परिस्थिति क्या वाकई बन जाएगी। और अगर वो बीजेपी नहीं जाती है और कांग्रेस में रहती है तो क्या छितराते हुए वोट कौन सी परिस्थिति पैदा करेंगे। जो वोट अभी की मौजूदगी में छितरा रहे हैं शैलजा के कांग्रेस में रहने के बावजूद, हम एक लिस्ट आपके सामने पढ़ते हैं जिससे आपके सामने एक तस्वीर साफ होगी। तकरीबन 2 दर्जन सीटें हैं जहां पर मुश्किल हालात आज की तारीख में कांग्रेस के सामने हैं। चुनौती नहीं, वहां पर उसकी हार की परिस्थितियां हैं। उसमें अंबाला कैंट है, उसमें यमुनानगर है, उसमें पानीपत ग्रामीण है, उसमें बहादुरगढ़ है, उसमें बल्लभगढ़ है, उसमें रानिया है, नरवाना है, बरवाला है, मेहम है, खरखेड़ा है, गन्नौर है, गोहाना है, सोनीपत है, बादली है, उसमें हिसार है, नरनौंद है, उचाना है, आदमपुर है, उसमें फरीदाबाद है, उसमें तिगांव है, उसमें एनआईटी है, उसमें बल्लभगढ़ है, उसमें पल्लव है, उसमें हथनी है। ये तमाम सीटों पर परिस्थिति कांग्रेस के अनुकूल नहीं है, लेकिन बात इससे बनती नहीं है। बात तो इसके आगे की है। अगर सब कुछ ऐसा ही रहा जो मौजूदा वक्त में शैलजा रूठी रहें
कांग्रेस में बनी रहे। बार बार हुड्डा कहते रहे बहन है, प्रचार के लिए आएंगी, लेकिन इन सब के बावजूद भी सब कुछ अगर ऐसा रह भी जाता है तो भी कांग्रेस आज की तारीख में 42 से 45 सीटों से ज्यादा जीतने की स्थिति में नहीं है। लेकिन 45 सीट जीतने का मतलब भी होगा कि लगभग 20 वर्ष के बाद कांग्रेस अपने बूते सत्ता में आ गई। यह बड़ी उपलब्धि होगी तब जब शैलजा मौजूद रहेंगी कांग्रेस में। यानी 45 के आंकड़े को पार कर पाने की स्थिति में शैलजा के मौजूदगी के बावजूद नहीं है। और इससे हटकर बीजेपी 23 से 25 सीट से ज्यादा पा नहीं पाएगी, जो मौजूदा उसकी स्थिति है। आईएनएलडी जो बीएसपी के साथ है वो 3 से 5 सीट जीतेगी, इंडिपेंडेंट 4 से 6 सीट जीतेगी। यानी कुल मिला के 9 से 18 सीटों के बीच मुकाबला फिर भी बना रहेगा। उसमें कौन कहां कैसे जीतता है, वो आईएनएलडी जीतेगी, वो बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, यह भी दूर की गोटी है। लेकिन जैसे ही शैलजा बीजेपी में चली जाएगी, पासा पलट जाएगा। पलटने का मतलब यह है कि बीजेपी एक झटके में कम से कम 40 और मैक्सिमम 45-47 सीट तक वो जीत सकती है। यानी अपने बूते भी सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी आ जाएगी और तब कांग्रेस 25 से 30 से ज्यादा आगे बढ़ना मुश्किल होगा। आईएनएलडी और बीएसपी का जोड़ा 5 से 7 सीट जीत पाएगा, इंडिपेंडेंट 4 से 6 सीट जीत पाएंगे। 4 से 15 सीटों के बीच मुकाबला कहीं कहीं आपको कॉन्टेस्ट की दृष्टि से नजर आते चलेगा। और इन सब के बीच पहली बार दोनों परिस्थितियों में जेजेपी जो कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एएसपी के साथ है और आम आदमी पार्टी कोई चौंकाने नहीं वाली है। यह बड़ा क्लियर कट मामला इस दौर में साफ है। अब जब दलित वोट 21% है तो यह भी समझना होगा कि दरअसल इन वोटों के आसरे 17 सीटें सुरक्षित हैं हरियाणा के भीतर। बीजेपी ने 5 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 7 सीटें जीती थी 2019 में, और बाकी जेजेपी और इंडिपेंडेंट 5 सीटें जीते थे। इन 17 सुरक्षित सीटों में से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अंबाला और सिरसा हार गई और कांग्रेस 11 सीटों पर आगे रही विधानसभा की, जो कि लोकसभा विधानसभा में 7 सीटों पर आ गई थी, वो बढ़कर 11 सीटों पर इन जगहों पर आगे नजर आने लगी। अब यहां पर सबसे बड़ा 2 ही सवाल है, क्या आईएनएलडी और जेजेपी ये अगर दलितों के वोट इन्हें मिलते हैं, क्योंकि एक के साथ बीएसपी है, एक के साथ चंद्रशेखर आजाद है, तो फायदा किसको होगा? फायदा बीजेपी को होगा। शैलजा की नाराजगी से लाभ बीजेपी को हो रहा है और बीजेपी में शैलजा के शामिल होते ही कांग्रेस का चुनाव थम जाएगा। यानी एक झटके में हुड्डा की पूरी राजनीति, टिकटों का वितरण, सब कुछ उसके अपने दायरे में आकर सिमट जाएगा। यहां बागियों के खेल को भी समझना होगा। कांग्रेस के 19 सीटों पर बागी खड़े हैं, बीजेपी के 15 सीटों पर बागी खड़े हैं, लेकिन नाराजगी शैलजा की इस बात को लेकर नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी, बागी का होना। दरअसल इसके पीछे की राजनीतिक मिजाज को अगर आप समझिए तो शैलजा जो पद चाहती थी वो नहीं मिला। स्थिति यह भी आई कि उन्होंने बोला था कि करनाल भी हम जीत सकते हैं, जी, जहां से खट्टर चुनाव लड़े थे, लेकिन राजनीतिक सौदेबाजी के तहत खट्टर के खिलाफ कमजोर खिलाड़ी बुद्धि राजा को खड़ा किया गया, जिनको कोई जानता नहीं था, और उसके सौदेबाजी में कहा गया कि खुद जो शैलजा के गुटों के जरिए बात निकल कर आती है, वो खुले तौर पर कहते हैं सौदा इसके लिए रोहतक सीट को लेकर हुआ, जहां से दीपेंद्र चुनाव लड़ रहे थे। इसी तरीके से 2 और सीटों पर सौदेबाजी, यानी लोकसभा की सीट तक पर अगर सौदेबाजी हो रही है तो शैलजा की जो 6-7 सीटें हैं उसमें 4 तो विधायक हैं, एक कालका से, एक असंध से, एक सडोरा से और एक नारायणगढ़ से। इससे हटकर 2 सीटों पर जहां पर उनके उम्मीदवार हैं, कालका और अंबाला कैंट, इन दोनों जगहों पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो हुड्डा के करीबी है। यानी राजनीतिक तौर पर शैलजा के सामने ये संकट आ गया कि अब राजनीति को साधे तो कैसे साधे। और इस राजनीति के हड़कंप के बीच जो चर्चा का दौर चला और जो चल रहा है, राजनीतिक तौर पर अभी भी शैलजा को लगता है कि शायद चुनाव के बाद उनके अनुकूल स्थिति कांग्रेस में बन जाएगी, मुख्यमंत्री पद मिल जाएगा, लेकिन इनपुट बहुत साफ है कि नहीं मिलेगा। अब यहां पर बीजेपी से कौन सी राजनीतिक सौदेबाजी है? क्या वो सांसद हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएंगी? वो क्या बनेंगी, क्या चाहेंगी, ये सब थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और सोचिए कि हरियाणा के भीतर अभी तक राहुल गांधी क्यों नहीं गए। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 2 जगह पर जाना था, रैली करनी थी,
लेकिन वह भी आज नहीं गए। पता चला तबीयत खराब है, पता चला तबीयत खराब है। तबीयत खराब चुनाव के वक्त जब होती है तो उसके बड़े राजनीतिक मैसेज होते हैं। तो खड़गे चुनाव प्रचार करने नहीं गए, राहुल गांधी अभी तक नहीं गए हैं हरियाणा के भीतर। और ये सारे सवाल जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं हाँ हाँ राहुल गांधी आएंगे और हम बड़ी भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। माहौल जबरदस्त समर्थन, जन समर्थन मिल रहा है। उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, स्टार प्रचारक जैसे बीजेपी में काफी लोग आ रहे हैं, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, उनका आएंगे 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 अभी वो जम्मू कश्मीर गए हुए हैं, आ जाएंगे आएंगे। कोई भी पूछ सकता है कि राहुल गांधी वाकई अभी तक हरियाणा में चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं गए। क्या हरियाणा में राहुल गांधी की कांग्रेस या मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस नहीं बल्कि हुड्डा की कांग्रेस चुनाव लड़ रही है? और हुड्डा ने जिस तरीके से टिकटों का वितरण किया है वो राजनीतिक तौर पर अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए किया है। यानी हरियाणा की कांग्रेस हुड्डा की कांग्रेस है। याद कीजिए, इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ की कांग्रेस थी, राजस्थान में गहलोत की कांग्रेस थी, छत्तीसगढ़ में बघेल की कांग्रेस थी। इन तमाम जगहों पर हार क्यों मिली? क्या वो कांग्रेस वहां के अपने कांग्रेसी क्षत्रप नेता दिल्ली के किसी भी रूप में कोई हस्तक्षेप नहीं पाते हैं, या फिर अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत बताने दिखाने के लिए उन कांग्रेसियों को दरकिनार करते हैं जो कि अपने बरसों बरस की राजनीतिक तपस्या के साथ एक कांग्रेस के अनुकूल जमीन बनाते हैं? क्या यह सवाल है? एक क्षण के लिए इसके लिए आप टिकटों की परिस्थिति को समझ लीजिए, उसके बाद आपको तमाम क्षेत्रवार भी सामने परिस्थिति होगी। अगर शैलजा चली जाती है तब क्या हो जाएगा, और नहीं जाएगी तब क्या होगा। बीजेपी ने जाट को 16 टिकट दिए, हुड्डा ने यानी कांग्रेस ने 28 टिकट दिए। दलितों की सीट सुरक्षित है 17, तो दोनों ने 17-17 टिकट दिए। ओबीसी की 21 सीटें बीजेपी ने दी, 20 कांग्रेस ने, लगभग बराबर है। ब्राह्मणों को 11 टिकटें बीजेपी ने दी, हुड्डा ने सिर्फ 5 टिकटें दी। पंजाबी को 13 टिकटें बीजेपी ने दी, हुड्डा ने सिर्फ 7 टिकट कांग्रेस में दिलाई। जो वैश्य समाज है वो वोटर बीजेपी का है तो 5 टिकटें उन्हें दी गई, लेकिन 2 टिकट कांग्रेस के भीतर वैश्य समाज को दी गई। जो मुस्लिम है, खासतौर से मेवात का इलाका है, वहां पर 2 मुस्लिमों को बीजेपी ने भी टिकट दी है और कांग्रेस ने 5 को दी है। इन 3 सीटों पर, इसके अलावा 2 और सीटों पर दी गई है। राजपूत 3 टिकट बीजेपी ने दी, 1 टिकट सिर्फ कांग्रेस ने दी है। रोड समाज के 2 लोगों को टिकट बीजेपी ने दी, 1 को कांग्रेस ने दी। जाट सिख 4 टिकटें, जो वोट बैंक हुड्डा को लगता है कि जाट साथ में जुड़ा हुआ है और सिख है, तो 4 टिकटें जाट सिख को दी गई, बीजेपी ने 1 को भी नहीं दी। यानी एक क्लियर कट आइडिया ये बनता है इन सब के बीच। जब आप देखिएगा तो कांग्रेस के भीतर 28 जाट और 4 जाट सिख और इसके अलावे 6 जाटों का इंडिपेंडेंट अलग अलग जगहों पर लड़ना, जो कांग्रेस के बागी हैं, हुड्डा के साथ हैं, ये तमाम चीजें निकल कर आती हैं। इसीलिए ये सवाल है कि अगर इनके अपने कैंडिडेट जीत भी जाएं, अगर शैलजा ना भी रहे तो भी ये 25 से 30 सीट जीत जाएंगे। लेकिन सवाल तो यह है कि हरियाणा में क्या पहली बार ऐसी स्थिति वाकई बन रही है जहां पर कांग्रेस के लिए मुश्किल है 10 बरस की सत्ता बीजेपी की। हम आपको जिंद की एक सभा दिखाते हैं जहां पर नारे लग रहे हैं, खुद सुन लीजिए। वो ये दर्द बोल रहा है, कोई राजनीति नहीं है, ये दर्द बोल रहा है। जहां तक भी आपकी आवाज आए, अपने रिश्तेदार भाईचारा में हाथ जोड़ के बोलना कि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। यानी 10 बरस की बीजेपी की सत्ता के बावजूद अगर ऐसे नारे कांग्रेस के खिलाफ जिंद में डीएससी समाज के लग रहे हैं जिन्हें आरक्षण चाहिए, तो क्या ये सौदेबाजी राजनीतिक तौर पर करने की मंशा से ये पूरी की पूरी सभा बुलाई गई?
या फिर इन परिस्थितियों में पहली बार उन्हें लगने लगा है कि दरअसल शैलजा 25 तारीख को कहीं शिफ्ट तो नहीं हो जाएंगी? और शायद यही वो वजह है जिस वजह से बीजेपी के भीतर अभी तक सिर्फ कभी खट्टर कहते थे, कभी सैनी कहते थे, लेकिन अब खुले तौर पर अमित शाह भी कहने से चूक नहीं रहे हैं और नाम लेके कह रहे हैं कि शैलजा के खिलाफ कांग्रेस के भीतर जो हो रहा है वो शैलजा के साथ नहीं बल्कि दलित समाज को लेकर हो रहा है। हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बेन कुमारी सैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। और आंबेडकर जी, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गई, बाबा आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। अमित शाह भी माहिर खिलाड़ी हैं। आज भाषण देते देते वो 84 के दंगों को भी याद कर गए और उस दौर की परिस्थितियों में किस तरीके से बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन डोलती है, और उस दौर में सिखों की स्थिति का भी उन्होंने खुलकर बयां कर दिया। यानी राजनीतिक तौर पर हरियाणा के चुनाव अब किस मोड़ पर जाकर खड़े हैं और वहां पर शैलजा की भूमिका जो चेक एंड बैलेंस बनाने की है, उसमें वह खुद भी पहली बार इतनी कद्दावर नेता के तौर पर हरियाणा के चुनाव के बीच में आकर खड़ी हो गई है। और अगर 48 घंटों के बाद वह बीजेपी में चली जाती है तो क्षेत्रवार परिस्थितियों को जरा समझ लीजिए क्या कुछ होने वाला है या हो सकता है। अगर आप एक एक क्षेत्र को देखिए, जैसे बांगरवेला का इलाका जो है, जो दिग्गज नेताओं की विरासत को संभाले हुए है, यहां पर सर छोटू राम के नाती वीरेंद्र सिंह, रणदीप सुरजेवाला, जयप्रकाश का यह इलाका है। तीनों के विरासत को संभाले हुए तीनों के बेटे मैदान में है। वो आदित्य सुरजेवाला, विकास सहारण, विजेंद्र सिंह, दुष्यंत चौटाला, विनेश फोगाट भी इसी इलाके में आती है। यहाँ की 9 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी 2 ही सीट जीत पाई थी, उसके बाद 3 सीट वह 2019 में जीती, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट से ज़्यादा कभी जीत नहीं पाई है। इस बार वह भी क्या मुश्किल हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सुरजेवाला के बेटे की जीत हुड्डा पर टिकी है, हुड्डा की राजनीति शैलजा पर टिकी है, शैलजा के करीब सुरजेवाला है। राजनीतिक तौर पर यह एक बिसात है। जैसे देश वाला बेल्ट में जाएंगे, जो जहां पर हुड्डा का गढ़ है, यहां पर 14 सीटें आती हैं और इस जगह पर रोहतक, झज्जर और सोनीपत की 14 सीटों में कांग्रेस का वर्चस्व हमेशा से रहा है। 2014 में भी वो 10 सीटें जीत गई थी, पिछले चुनाव में 11 सीट जीते थी। इस इलाके में भूपेंद्र हुड्डा मैदान में है, ओम प्रकाश धनखड़ हैं, कुलदीप शर्मा है, गीता भुक्कल है, सुरेंद्र पवार हैं, सभी मैदान में है। बीजेपी यहां पर जीत नहीं पाई है। पहली बार 4 सीट उसको मिल गई थी 2014 में, लेकिन इस बार अगर शिफ्ट कर जाती हैं कुमारी शैलजा बीजेपी में, तो पुराने आंकड़े को पार यानी 5 सीटों पर यहां पर भी इस देशवाल बेल्ट में भी सेंध लगा सकती है बीजेपी। बांगड़ बेल्ट जो है, ये आप कह सकते हैं तीनों लाल की कर्मभूमि रही है। देवीलाल हो, बंसीलाल हो, भजनलाल हो। इसके दायरे में हिसार आता है, सिरसा आता है, फतेहाबाद आता है, भिवानी आता है, चरखी दादरी आती है। और 21 सीटों में से पिछली बार बीजेपी 8 सीट जीती थी, कांग्रेस 4 सीट जीती थी, जेजेपी 5 सीट जीती थी। अगर चली जाती हैं तो एक झटके में बीजेपी की सीट 21 में से लगभग 12 से 15 सीट हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगी इस रेंज में। और कांग्रेस जो 4 सीट जीती थी उसमें वह 2 सीट भी जीत पाए, बड़ी बात होगी। यह स्थिति शैलजा को लेकर है इस बांगड़ बेल्ट के भीतर भी। और इसके बाद अगर आप जीटी रोड वाले बेल्ट में आते हैं, जिसके दायरे में पंचकुला आता है, अंबाला आता है, यमुनानगर आता है, कुरुक्षेत्र आता है, करनाल आता है, पानीपत आता है, यहाँ पे तमाम दिग्गज मैदान में है। नायब सैनी है, अनिल विज है, सुभाष सुधा है, कंवरपाल गुज्जर है, महिपाल डांग है, ढांडा है, ये सारे लोग मैदान में। और यहाँ पर बीजेपी ने जो सीटें हासिल की थी, अगर आप ध्यान दीजिए तो 23 सीटें इस इलाके में पड़ती है। पिछली बार 12 सीट जीती थी और उससे पहले 21 सीट जीती थी। 23 में से 21 सीट 2014 में जीती थी। अगर यहां पर मूव कर जाती हैं शैलजा, तो ये जीटी रोड के बेल्ट में दोबारा से वो 21 सीट जीतने की स्थिति में आ जाएगी। और पिछली बार 9 सीट कांग्रेस जीती थी, वो घटकर 7, 6, 5 सीट पर आ जाएगी, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगी।
और बीजेपी मैक्सिमम 21 जाएगी, लगभग 18 से 21 के बीच में वो रेंगती हुई नजर आएगी, जो पिछली बार से 12 सीट जीती थी। अहिरवाल के इलाके में जाएंगे, जो अहिर बहुल इलाका है, यहाँ की 11 सीटें 2014 में बीजेपी जीत गई थी, पिछली बार 8 सीट जीती थी बीजेपी और कांग्रेस को 2 सीट मिले थे। यहां सुपड़ा साफ हो जाएगा अगर शैलजा चली गई बीजेपी में। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम का इलाका इसके दायरे में आता है। और इन सब के बीच ये साउथ हरियाणा का जो इलाका है, जो फरीदाबाद, पलवल, जिसकी 9 सीटें हैं, यहां पर 7 सीट पिछली बार बीजेपी जीती थी। ये गुज्जरों के प्रभाव वाला इलाका है, कांग्रेस 1 ही सीट जीत पाई थी। उन सीटों को डिगा पाना इस बार आसान कांग्रेस के लिए इसलिए था क्योंकि यहाँ के जो सांसद हैं फरीदाबाद के, कृष्णपाल गुज्जर, वो चाहते थे उनके बेटे को टिकट मिले, देवेंद्र चौधरी को टिकट मिले, लेकिन दे दिया गया विपुल गोयल को। और चूंकि ये आम आदमी पार्टी दिल्ली से लगा हुआ इलाका, यहाँ भी उसका प्रभाव है। लेकिन सवाल है कि शैलजा के जाने के बाद, चाहे वो साउथ हरियाणा हो, अहिरवाल बेल्ट हो, जीटी रोड का बेल्ट हो, और इन परिस्थिति में जिन जिन बेल्ट का हमने जिक्र किया, वहां पर लगभग 30% सीटों का लाभ सीधे तौर पर बीजेपी को हो जाएगा, तो चुनाव तो थम जाएगा। एक इलाका मेवात का है जो नूंह जिला है, यहां पर कांग्रेस 3 सीटें जीती थी। चूंकि यह मुस्लिम बहुल इलाका है, यहां पर इस बार बीजेपी ने भी 2 मुस्लिम को, पिछली बार भी खड़ा किया था 2 मुस्लिम को, आफ्ताब अहमद, मामन खान, मोहम्मद इलियास, नसीम अहमद, एक संजय सिंह को खड़ा किया गया। यहां पर एंटी इनकम्बेंसी भी बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन ओवरऑल जब आप देखेंगे बीजेपी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा के भीतर है, और खास तौर से किसानों का मुद्दा तो ग्रामीण हरियाणा के भीतर बीजेपी के सुपड़े साफ करने को लेकर है, लेकिन इस पूरी राजनीति ने एक झटके में बीजेपी को मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया। यानी हुडा वर्सेस ऑल की परिस्थिति थी, इसका लाभ उस ऑल की अगुवाई करते हुए बीजेपी सामने आकर खड़ी हो गई है। राजनीतिक तौर पर यह बहुत ही खतरनाक मूव कांग्रेस के भीतर उठ चला है, और शायद यही वो वजह है जिसमें 48 घंटे बाद की कौन सी परिस्थिति किस सियासत की दिशा में जाएगी। और पहली बार अगर कुमारी शैलजा का राजनीतिक कद चुनाव के बीच में आकर इस तर्ज पर खड़ा है कि वो इधर रहे तो ये जीत जाए, उधर रहे तो वो जीत जाए, ये नेता की मौजूदगी शायद इस दौर में किरण चौधरी, जो कांग्रेस से बीजेपी में चली गई, खट्टर, जो एक लिहाज से बीजेपी के लिए घातक साबित हुए तो उनको सीएम पद से हटाया गया, और उसके बाद दिल्ली में बैठे हुए अपने आखिरी दौर को खेल रहे जेपी नड्डा, अमित शाह, जो कि एक दौर में बिसात बिछाते थे लेकिन 24 में बिसात बिछ नहीं पाई, राजनाथ सिंह, जो राजनीतिक तौर पर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सिमटे हुए हैं। इन 5 नेताओं के भीतर की फुसफुसाहट दिल्ली के हाईकमान में, और संयोग से दोनों हाईकमान को मैसेज बहुत साफ है कि शैलजा हरियाणा के चुनाव में उस जगह पर आकर खड़ी हो गई है जहां उसके आसरे शह और मात का खेल खेला जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।